So hello everyone and welcome back to my channel. So this is the second part of the topic Unity in Diversity. So इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था हमारे कल्चर के बारे में, बेसिकली उसमें क्या क्या कंसिस्ट करता है और वो बेसिकली होता क्या है, देन फेस्टिवल्स के बारे में और लास्ट में डांस एंड म्यूज़िक के बारे में. तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आर्ट एंड कल्चर से. So, the earliest form of art based on the teachings of the Buddha are the cave paintings at Ajanta and Ellora in महाराष्ट्र. तो जो स्कल्पचर्स होते हैं वो बेसिकली माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा लाइक पुराने फॉर्म ऑफ आर्ट हैं बहुत ज़्यादा, और एक इसके ऊपर बेस्ड है ऑन दी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा ऑन दी केव पेंटिंग्स. तो केव पेंटिंग्स के ऊपर इन्हें डिपिक्ट किया गया है. कौन सी केव में? अजंता एंड एलोरा इन महाराष्ट्र. तो आपने सुना भी होगा अजंता केव्स के बारे में, जो कि सिचुएटेड है महाराष्ट्र में. तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है. नाउ मिनिएचर आर्ट इज सीन इन पहाड़ी राजपूत एंड मुगल पेंटिंग्स. अर्लियर क्राफ्ट्समैन बिल्ड ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स. तो जो मिनिएचर आर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, वो बेसिकली देखे जाते हैं पहाड़ी या फिर राजपूत या फिर मुग़ल पेंटिंग्स में देखे जाते हैं. ठीक है. और पहले क्या होता था कि क्राफ्टमैन ना बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स और ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स और ऐसी कुछ प्लेसेस जहाँ पर हम पूजा कर सकते थे, वर्शिप कर सकते थे, ये सारे प्लेसेस मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे. द स्तूपास ऑफ सांची वर बिल्ड बाय द एम्परर अशोका एंड द ताजमहल बाय शाहजहाँ. तो स्तूपा ऑफ सांची जो है वो एम्परर अशोका ने बनवाए थे, और ताजमहल जिसके बारे में हम सबको पता है वो शाहजहाँ ने बनवाया था. द लेटर इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो हमारे वर्ल्ड में देर आर 7 वंडर्स, यानी कि कुछ ऐसे 7 मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें हमने 7 वंडर्स का नाम दिया गया है, यानी कि उनमें से हमारा ताजमहल भी एक मॉन्यूमेंट है. मैनी फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर अ पार्ट ऑफ आर हेरिटेज. और हमारे हेरिटेज में सिर्फ इतने ही नहीं, काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और काफ़ी सारी जो है एंशियंट टाइम्स की बिल्डिंग्स भी हैं. तो हमारी कंट्री में देयर आर 28 स्टेट्स, और हर एक स्टेट में अपनी खुद की कोई ऐसी कुछ एंशियंट टाइम की बिल्डिंग है या फिर कुछ बहुत ही बड़े और ब्यूटीफुल से मॉन्यूमेंट्स हैं. तो हर एक स्टेट की अपनी खुद अलग की ही ब्यूटी होती है. Now food. So the food grains, vegetables and fruits are grown in our country that vary from place to place depending upon the landform, climate and season. Spices such as chilies, turmeric, pepper, cardamom and cloves are grown. Sweets such as rasagullas, श्रीखंड, पायसम एंड लड्डूज आर पॉपुलर इन इंडिया. तो अब यहाँ पर फूड की बात हो रही है, फूड ग्रेन्स की बात हो रही है. तो अनाज यानी कि ऐसे क्रॉप्स जो हमारे कंट्री में यानी इंडिया में हर पार्ट में नहीं ग्रो किए जाते. क्यों? क्योंकि कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि हर एक स्टेट का, हर एक जगह का अलग अलग लैंड फॉर्म होता है. कहीं की लैंड जो होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिससे कि क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं. वहीं वो डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर भी कि उसकी नीड क्या है. कहीं कहीं पर जो होता है कोस्टल एरियाज़ होता है, तो वहाँ पे भी अलग वहाँ पे भी डिपेंड करेगा क्रॉप के ऊपर. देन क्लाइमेट भी होता है. तो क्लाइमेट अगर मान लो जैसे कि बहुत ही ठंडा क्लाइमेट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा क्रॉप्स नहीं उगा पाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा जो है फार्मिंग नहीं हो पाएगी. ठीक है. लेकिन अगर ठंडी जगह है तो वहाँ पर एप्पल्स की जो है अच्छे से एप्पल्स की ग्रोथ अच्छी होगी. वहीं अगर हम साउथ में जाएं तो साउथ में क्या होगा, एप्पल्स ग्रो उतने नहीं हो पाएंगे. ठीक है, मतलब हो ही नहीं पाएंगे, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ठीक है. तो इट वेरीज फ्रॉम क्लाइमेट ऑल्सो. ठीक है, अलग अलग स्टेट के क्लाइमेटिक कंडीशंस पर भी वो डिपेंड होता है. नाउ सीज़न. ठीक है, तो सीज़न पर भी अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं. अगर देखें कि जो मैंगोज़ होते हैं वो समर सीज़न में ही जो है आते हैं, तो वो एक फैक्टर हो जाएगा. ठीक है. एप्पल्स जो होते हैं, एप्पल्स तो हम लोग देख सकते हैं हर जगह. ठीक है. बनानास भी ऑलमोस्ट हर सीज़न में होते हैं. ऑरेंजेस जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है समर में खाए जाते हैं, या फिर जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वाटरमेलन जो होता है वो भी ज़्यादातर समर में ही खाया जाता है. ना कुछ ऐसे स्पाइसेस होते हैं, स्पाइसेस में जैसे चिलीज़, टर्मरिक, पेपर, कार्डमम, क्लोव्स, वो हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट हर जगह पर उगाए जाते हैं. और कुछ स्वीट्स होते हैं जैसे कि रसगुल्ला, श्रीखंड, पायसम, लड्डूज जो है इंडिया में पॉपुलर हैं. क्लोथ्स.
So, land and climate also determine the dress worn by people of an area. Some parts are covered with thick forest and some areas are near water or near the sea. In some parts, summers are very hot and winters are very cold, while the other parts, the climate is almost the same throughout the year. तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि क्लोथ्स यानी कि कपड़े जो हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से पहने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्लाइमेट भी डिटरमाइन करता है, जैसे कि अगर कहीं का क्लाइमेट जो है कोल्ड है, कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा कपड़े पहनेंगे, मोटे कपड़े पहनेंगे, राइट। हम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे और थिक क्लोथ्स पहनेंगे, ठीक है, जिससे कि हम प्रोटेक्टेड रहें और हम वार्म फील करें। वहीं अगर कोई हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन की बात हो रही है, जैसे कि केरला साइड में या फिर अब हम जाएं राजस्थान साइड में, तो वहाँ पर हम वुलन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे, वहाँ पर हम कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे टू फील कूल, ठीक है, वहाँ पे, ताकि जो है हम अच्छे से लाइक उतनी हमें, अगर मान लो कि हमने राजस्थान में भी वुलन क्लोथ्स पहने तो हम रह ही नहीं पाएंगे। सो वहाँ पर कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है क्लोथ्स के लिए, वेजिटेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि थिक फॉरेस्ट से कवर होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं जो कोई सी या रिवर के पास होते हैं, ठीक है। कुछ सारे प्लेसेस में मैंने जैसे बताया, जो समर होते हैं वो इतनी ज़्यादा गर्म होते हैं और विंटर्स हद से ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ना, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वेरी करता है क्लोथ्स के लिए, ठीक है। और कुछ ऐसे भी जगह जहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो हर साल सेम बना रहता है, ठीक है, वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। दी पॉपुलर ड्रेसेस इन आर कंट्री आर सलवार कमीज़ विद अ दुपट्टा इन पंजाब। तो पंजाब में सलवार कमीज़ पहनी जाती है एक दुपट्टे के संग। देन घाघरा कुर्ता विद एन ओढ़नी इन हरियाणा, ठीक है, घाघरा कचली इन राजस्थान, लहंगा चोली in Gujarat, and a mundu blouse in Kerala. Men generally wear trousers and shirts. Other dresses for men are pajama kurta, dhoti kurta, lungi kurta or lungi shirt. Men in Rajasthan wear churidar kurta with an achkan or angarakha, or a churidar with a jacket is worn in Gujarat. In Tamil Nadu, men's lungis are called Veshti, and in Kerala they are called Mundu. Men in West Bengal and Assam mostly wear dhoti kurtas. Even the style of tying the turban differs from state to state. In the hilly regions, due to the cold, the Kashmiris wear a long woolen kurta called firan. तो यहाँ पर अब बात की जा रही है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। पंजाब में अलग होता है, राजस्थान में अलग, गुजरात में अलग, असम में अलग, कोलकाता में मतलब वेस्ट बंगाल साइड में अलग, हर जगह अलग अलग टाइप के हम कपड़े पहनते हैं। और जो टर्बन मतलब कि पगड़ी होती है ना, जो पगड़ी को भी बांधने का अलग अलग तरीका होता है, टर्बन को भी हम अलग तरह से स्टाइल करते हैं, ठीक है। और जो कश्मीरीज होते हैं वो बहुत लंबी वुलन कुर्ता पहनते हैं जिसे हम फिरन कहते हैं, ठीक है, जिससे कि वो लोग प्रोटेक्टेड रहें कोल्ड से। नाउ यूनिटी। So the history of the freedom movement proves that although we had and still have diverse cultures and backgrounds, people from different regions came together to fight against the foreign rulers. The Indian flag, the national anthem, and the patriotic songs आर ऑल सिम्बल्स ऑफ आर यूनिटी। तो यूनिटी का मतलब होता है एकता, ठीक है। यूनाइट हम जब करते हैं ना, हम सब साथ में जुट जाते हैं तो उसे हम यूनिटी बोलते हैं, यानी हम सब एक हैं, हम में एकता है। तो हमारी फ्रीडम की, हमारी कंट्री का जो इंडिपेंडेंस है उसकी जो हिस्ट्री है ना, उसने ये प्रूव किया है कि देखो, हम पहले भी जो कंट्री थी हमारी डाइवर्स कंट्री थी और अभी भी डाइवर्स कंट्री है। यानी हमारी कंट्री में अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग रीजन्स से लोग हैं जो साथ में आए, दे केम टुगेदर, वो साथ में आए, उन्होंने यूनाइट किया, उन्होंने अपने अंदर यूनिटी बनाई और जो फॉरेन रूलर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उसके अगेंस्ट फाइट किया। अब देखो, अगर हम सब अलग अलग होते, हम लोग अपने कल्चर की तरह एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाते, कभी यूनाइट करते ही नहीं, तो हम ब्रिटिशर्स को
लाइक हम हमारी कंट्री कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती, क्योंकि हमने एक साथ यूनाइट किया, सारे कल्चर्स एक में मिल गए, सारे बैकग्राउंड्स के लोग एक साथ मिल गए, हमारे जो इंडिया के लोग हैं सारे एक साथ हो गए, यूनिटी एक साथ, लाइक उन्होंने एकता को फॉलो किया एंड देन उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उसके अगेंस्ट फाइट ली। ठीक है, जो हमारा इंडिया का फ्लैग है, तिरंगा, नेशनल एंथम है, जन गण मन, और जितने भी पेट्रियाटिक सॉन्ग्स हैं, सारे जहाँ से अच्छा, ये सब हमारे कंट्री के जितने भी नेशनल सिंबल्स वगैरह हैं वो हमारे सारे जो हैं यूनिटी के ही पार्ट हैं। ये हम कह सकते हैं क्योंकि नेशनल एंथम जो है वो किसी और ने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स जो हैं वो किसी और ने लिखे हैं। तो ये सारी जो है ना कि हमारी कंट्री में काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हैं जिन्होंने हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए हेल्प की है, एक साथ ही उन्होंने लाइक यूनाइट किया है एंड उन्होंने यूनिटी बनाकर फॉरेन के लोगों के अगेंस्ट जो है फाइट किया है। सो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी अनेकता में एकता। सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं बट हैं सब इंडियंस। सो अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नाउ ग्लोबलाइजेशन. So progress in communication, transport and technology during the 20th century has enabled us to overcome geographical boundaries and has revolutionized our way of living. The world is linked as never before. Economics, societies and cultures have been connected through a global network, not only in India but throughout the world. Globalization has resulted in spreading information and ideas. Economically speaking, it has increased money flow, investment, and international trade. This has brought all the countries into a single giant world market. We will learn with the help of two case studies how historically and geographically factors influence regional diversity. तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली जो हमारी कंट्री है और हमारे जो वर्ल्ड है ना, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेडिंग शुरू कर दी है, ट्रांसपोर्ट शुरू किया है, कम्युनिकेशन शुरू किया है, और इस चीज़ ने यानी इन सब चीज़ों ने हमारे जो स्टेट ऑफ लिविंग है ना, हमारे रहने के तरीके को, वे ऑफ लिविंग को एक अलग ही तरह से रिवॉल्यूशनाइज्ड कर दिया गया है, बदल दिया गया है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो हमारा जो वर्ल्ड है वो इस तरह से लिंक हुआ है ना ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कि कभी हुआ ही नहीं। इकोनॉमिक, सोसाइटी, अलग अलग कल्चर्स जो हैं वो एक साथ कनेक्ट हो गए हैं एक ग्लोबल नेटवर्क में। ठीक है, और ना ही इंडिया बल्कि पूरा जो हमारा वर्ल्ड है उसमें ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ जो हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। यानी कि जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना तो वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट होगा। फिर हम जब ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है सऊदी अरेबिया से काफ़ी सारी कंट्रीज़ करती हैं ऑयल के लिए। ठीक है, तो वो लोग ऑयल का ट्रेड करते हैं और इन एक्सचेंज वो कुछ और देते हैं, या फिर दे बेसिकली ट्रेड आइटम्स और मनी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन ने उसने रिज़ल्ट दिया है इन स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़। अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने ओपिनियंस शेयर किए हैं, अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं, इन्फॉर्मेशन दी हैं। और इकोनॉमिकली स्पीकिंग इसने मनी फ्लो, इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी जो है इंक्रीजमेंट दिखाई दी है। दिस हैज़ बॉट ऑल द कंट्रीज़ इनटू अ सिंगल जाइंट वर्ल्ड मार्केट। और ग्लोबलाइजेशन ने जो पूरा वर्ल्ड है ना उसमें सारी कंट्रीज़ को एक साथ एक बहुत बड़े वर्ल्ड मार्केट में वो एक साथ जुटा कर रखा है, उसने लाया है। वी विल लर्न विद द हेल्प ऑफ टू केस स्टडीज़ हाउ हिस्टोरिकली एंड जोग्राफिकली फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रीजनल डाइवर्सिटी। और बेसिकली दो केस से हम इनके बारे में और जान सकते हैं। तो लद्दाख केस स्टडी है और केरला केस स्टडी, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट। तो इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, कि मतलब हमारा जो वर्ल्ड है वो अलग अलग तरह से बेसिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब वजह से। ठीक है, और हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें
अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, ठीक है। अलग अलग मतलब हमारी जो कंट्री है वो एक डाइवर्स कंट्री है, उसमें अलग अलग कस्टम्स हैं, आर्ट्स हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो लोग फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री जो है मतलब कि एक ही रिलीजन है, एक ही कल्चर है जो सबको फॉलो करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब अपना ओन रिलीजन दे फॉलो, ठीक है, सब अपना खुद का रिलीजन और जो है कल्चर फॉलो करते हैं, ठीक है। बट स्टिल दे आर इंडियंस ओनली, वो है तो इंडियंस, वो हैं तो एक ही, सब जो है ह्यूमन बीइंग ही हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। एंड जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स भी हैं, जैसे हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था, ये भी हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है बेसिकली कि जो डाइवर्सिटी है वो किस तरह से हम देख सकते हैं कि फूड, क्लोथ्स, फेस्टिवल्स, ठीक है, डांस, म्यूज़िक, इन सारी चीज़ों से हमारी जो कंट्री है वो डाइवर्स है। अलग अलग फूड्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स में पहने जाते हैं। तो इस चैप्टर में यही था। अब इसका सम अप देख लेते हैं एक छोटा सा। तो 2 पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में ही जो है सम अप में देख लिए थे, समरी में, क्योंकि हमारा जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था तो हमने इसका सम अप देख लिया था। अब हम थर्ड पॉइंट से देखेंगे। सो द फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रोन इन आवर कंट्री वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द एरिया। तो फूड, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारी कंट्री में अलग अलग जगह ग्रो किए जाते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। कहीं पर अलग कंडीशन होती है, कहीं पे कोल्ड होता है ज़्यादा, कहीं पर हॉट होता है, उस वजह से जो है अलग अलग तरह के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द एरिया, एज आई टोल्ड यू। नाउ लैंड एंड क्लाइमेट ऑल्सो डिटरमाइन द काइंड ऑफ क्लोथ्स worn बाय पीपल ऑफ एन एरिया। अब जो क्लाइमेट होता है ना, वो ये भी डिटरमाइन कर सकता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो किस तरह के कपड़े पहनेंगे। जैसे कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लंबे लंबे मोटे मोटे वुलन सूट्स पहनते हैं, वुलन कुर्तास पहनते हैं, जिसे हम फिरान बोलते हैं। Now, progress in communication and transport technology has revolutionized our way of living, and this is called globalization. तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सब में प्रोग्रेस दिखाई है, टेक्नोलॉजी में दिखाई है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, इसने मनी फ्लो, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया है, और इससे हमारे रहने का तरीका जो है बहुत ज़्यादा बदल गया है और इम्प्रूव हो गया है। So that's it with this chapter. We will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.